Hello everyone, today we are going to discuss code forces round 907 div 2 problems A to D and F. I would be discussing A, B, C, D and F, not E. So चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि एक अरे दे रखा है एंड वी कैन चूज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर m so that 2 पावर्ड बाय m लेस देन n। ठीक है। और वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम a ऑफ i फॉर ऑल इंटीजर्स i such that i is ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पावर्ड बाय n। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स सी एक बार। तो जैसे कि अगर हमें कुछ अरे दे रखा है, ठीक है, लेट्स सी ये कुछ 1 2 5 1 6 कुछ भी भाई अरे क्या पता नहीं। शायद बैडमिंटन खेल रहे हो। तो ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं? एक एम चूज कर सकते हैं, राइट? तो एम के ऑप्शंस क्या है? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम m इक्वल टू जीरो लेते हैं तो 2 पावर्ड बाय जीरो क्या होता है? 1। तो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक, मतलब बेसिकली इस पूरी रेंज में हम -1 कर सकते हैं, मतलब सब ट्रैक कर सकते हैं जितने भी बार। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? हम ये 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक इस रेंज में सबको 1 से सब ट्रैक कर सकते हैं। 1, फिर एक अगली रेंज है 1,4, अगली रेंज है 1,8। तो ये सब रेंजेस में हम सब ट्रैक कर सकते हैं एक एक से। तो इसका मतलब हमें ऐसे ऑपरेशन हम करके हमें इस पूरे अरे को नॉन नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, मतलब काइंड ऑफ इंक्रीजिंग बनाना है, जहाँ पे ग्रेटर लाइक ए ऑफ, मतलब कैसा बनाना है सो दैट जो ए ऑफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ i-1 हो हर नंबर के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ कुछ सर्टेन रेंजेस है जिनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो, मान लो हम 1,1 को हमेशा अलग से ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली पहले इंडेक्स को हम जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं, मतलब 1 से सब ट्रैक कर सकते हैं जितनी मर्जी बार। फिर 1 से लेकर 2 वाली रेंज को भी हम साथ में सब ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम 1 और 2 और 1,1 वाली रेंज को अलग से सब ट्रैक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 1 और जो 2 है उसको कंपेरेटिवली एक दूसरे के, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं चाहे जो मर्जी नंबर हो, वन फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स पर ए ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 2 हम हमेशा बना सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रू है। अब आप देखोगे अगर तो लाइक हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये भी सवाल होगा ना कि कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि ए ऑफ 1 कुछ था एक्स के बराबर और ए ऑफ 2 कुछ था वाई के बराबर। मतलब ये मैं कोई नंबर लेता हूँ 2 और ये था 4। तो वैसे तो ये ऑलरेडी मतलब लेस देन इक्वल टू है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैदर अगर ये होता 4 और ये होता 2 तो क्या करते? तो हम पहली रेंज में 2 बार माइनस कर देते, और 1,2 में हमें एक भी बार कुछ कोई ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़ती। तो पहली रेंज में हम 2 बार कर देते तो वो लेस देन इक्वल टू आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को अलग, मतलब एक तरह से इसको कम बना सकते हैं इससे। अब हमें द थिंग इज, जब हम 1,4 लेते हैं, तो हम जो थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स है ना, वो हमेशा रिलेटिवली सेम रहेंगे। मतलब अगर थर्ड वाला इंडेक्स -1 होगा तो फोर्थ वाला भी होगा साथ में। तो दिक्कत यहाँ पर आती है। तो अगर तो बेसिकली द थिंग इज, जो जो इंडेक्स रिलेटिवली सेम रह रहे हैं ना, हमें वो देखना है कि वो लाइक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें 1 बाय 1, जैसे थर्ड और फोर्थ इंडेक्स हमेशा रिलेटिवली सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा इंडेक्स रिलेटिवली सेम रहता है? 5,6, ठीक है। 6,7 भी, 7,8 भी। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा हुआ कि ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ i+1, तो हम सीधा नो प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें बस वो देखने, वो इंडेक्स देखने हैं जो रिलेटिवली सेम रहने वाले हैं। तो वो सिंपली वही होगा कि 3,4, 5,6, 6,7, 7,8। तो बेसिकली जहाँ पर जैसे अगर मान लो, अगर हमें चेक करना है कि आई इंडेक्स पिछले इंडेक्स से रिलेटिवली सेम है कि नहीं। तो अगर i-1 2 की कोई पावर है, तो रिलेटिवली सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब सॉरी, रिलेटिवली सेम नहीं होगा, मतलब बेसिकली अगर i-1 है, i-1 2 की पावर है, अगर i-1 2 की पावर नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि ये आई और आई कॉमा वन रिलेटिवली सेम है, और ये कंडीशन होनी ट्रू होनी चाहिए कि ए ऑफ आई माइनस वन और ए ऑफ आई इज लाइक ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन। तो सिंपली एग्जांपल्स में भी देख लें अगर, तो जैसे कुछ अच्छा एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, 65344। श्योर श्योर। 65344। तो मिनट। तो सेकंड एग्जांपल में ऐसा है 65344। ठीक है। तो देखो, जब हम हमें ऑब्वियसली साथ वाले इंडेक्सेस ही कंपेयर करना है, ठीक है, लाइक कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस, क्योंकि लाइक दूर वाले का कोई फायदा ही नहीं है करने का, हम साथ वाले से ही डिड्यूस कर सकते हैं आंसर। तो 6,5 को हम में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिलेटिवली सेम नहीं है। ठीक है, 5,3 भी रिलेटिवली सेम नहीं है क्योंकि जो नंबर टू है वो टू की पावर है। अब जो 3,4 है वो रिलेटिवली सेम है। अब वो रिलेटिवली सेम है, इसका मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए कि ए ऑफ थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू ए ऑफ फोर विच इज ट्रू हेयर। लाइक थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर विच इज ट्रू हेयर। तो कोई दिक्कत नहीं है। और फोर और फाइव रिलेटिवली सेम नहीं है क्योंकि फोर टू की पावर है। तो ये वाला इसका आंसर यस हो जाएगा सिंपली। तो इसी तरह से हमें सारे एग्जाम्पल सारे टेस्ट केसेस में ऐसे ही करना है। तो इसका कोड कुछ खास मतलब सिंपल ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कोड में। तो आप कोड में या तो बिल्ट इन पॉप काउंट वाला यूज़ कर सकते हो या कुछ और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है, एक अरे दे रखा है, ठीक है। और एक और अरे है बेसिकली क्यू लेंथ का, एक्चुअली उसको क्वेरीज कह देते हैं। वो क्यू क्वेरीज है, एक अरे और एक क्यू क्वेरीज है। उन्होंने वैसे एक्स अरे दे रखा है, रेदर देन हम उनको क्वेरीज मान लेते हैं। तो क्या है, वो क्यू मॉडिफिकेशन मतलब क्वेरीज ही है। तो ऑन दी ith मॉडिफिकेशन हमें क्या करना है, फॉर ईच जे greater than equal to 1 and less than equal to n, so that aj is divisible by 2 powered by xi, you add 2 powered by xi minus 1 to the to aj. तो आफ्टर ऑल द मॉडिफिकेशन वी नीड टू obtain the फाइनल अरे। तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। तो कुछ अरे दे रखा होगा, 2, 8, 4, 10, 16 कुछ दे रखा होगा ऐसा, ठीक है। कुछ क्वेरीज दे रखी होंगी, ठीक है, ऐसा 2, 8, 4, 1 ऐसा कुछ क्वेरीज दे रखी होंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस वाली क्वेरी पर आते हैं। इसका मतलब है इस क्वेरी में क्या होगा, टू पावर्ड बाय टू से डिविजिबल यानी कि फोर से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उनमें हम टू पावर्ड टू माइनस वन ऐड कर देंगे, यानी कि टू ऐड कर देंगे। तो सिंपली क्या होगा, जो फोर से डिविजिबल क्या क्या है, 8 और 4, राइट। 8, 4 और 16 माई बैड। तो सब में टू ऐड कर देंगे, तो क्या होगा इस क्वेरी के बाद, 2, 10, 6, 10, 18 हो जाएगा, राइट। अब ठीक है, अगले वाले में जाते हैं। 2 पावर्ड बाई 8 से के कितने मल्टीपल्स है, एक भी मल्टीपल नहीं है। 2 पावर्ड बाई 4 के कितने मल्टीपल्स है, एक भी मल्टीपल नहीं है। 2 पावर्ड बाई 1 के सब मल्टीपल्स कितने हैं, एक्चुअली सभी 2 पावर्ड बाई 1 के मल्टीपल है, तो सब में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 पावर्ड बाई 2 माइनस 1 बेसिकली 2 पावर्ड बाई 1, टू सॉरी 2 पावर्ड बाई 1 माइनस 0 नहीं, 2 पावर्ड बाई 0 ऐड हो जाएगा सब में। तो ऐसा हो जाएगा। अरे अब एक्चुअली इसमें अगर आप नोटिस करो तो क्या हो रहा है, जब भी हम लाइक मान लो जैसे 2 पावर्ड बाई 2 से डिविजिबल हमने नंबर देखा, जब हमने 2 पावर्ड बाई 2 माइनस 1 उसमें ऐड किया, तो द थिंग इज मान लो वो नंबर था एक्स से डिविजिबल। एक मिनट, ठीक है। ये जैसे 8 था, वो 4 से डिविजिबल था। अब अगर हमने उसमें 4/2 ऐड कर दिया तो वो 4 से डिविजिबल नहीं रहने वाला है। ऑब्वियसली नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये मान लो फोर के इंटू मान लो कोई 4 से डिविजिबल नंबर था, के इंटू 4 था। तो हमने इसमें के इंटू 4 प्लस 2 ऐड किया, तो ऑब्वियसली ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होने वाला। बट क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 पावर में x-1 से डिविजिबल है। तो हाँ ये है, तो ये 2 से तो डिविजिबल रहेगा ही। तो इसका मतलब ये है, अगर मान लो कि क्वेरी में कभी भी जैसे मान लो 2 आ जाता है, तो जितने भी नंबर 2 पावर्ड बाई 2 से डिविजिबल थे वो अब 2 पावर्ड बाई 1 से डिविजिबल वाले में कन्वर्ट होना, बेसिकली वो सब 2 पावर्ड बाई 1 से डिविजिबल होंगे।
बट टू पावर्ड बाय टू से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर वो टू पावर्ड बाय टू से डिविजिबल नहीं होंगे तो टू पावर्ड बाय थ्री, टू पावर्ड बाय फोर किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। तो एक बार मान लो अगर ये टू आ गया, इसके बाद कोई बड़ा नंबर आता है, तो उससे क्या कोई नंबर डिविजिबल होने वाला है? नहीं होने वाला है ना। इवन यहाँ पर टू दोबारा आ जाता तब भी डिविजिबल ना होता कोई नंबर, क्योंकि जितने भी नंबर थे ना इससे डिविजिबल, वो इससे या इससे बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं रहे, या टू से बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं रहे। तो उसके बाद जब जब भी कोई क्वेरी इससे छोटे नंबर वाली आते हैं तभी हमें देखना है। तो बेसिकली ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि अगर आप क्वेरीज में देखोगे तो 30 तक ही है नंबर, बेसिकली जो एक्स है वो 30 तक ही है। तो ये कितनी बार डिक्रीज हो सकता है? ऐसा हो सकता है 30, 29, 28। बेसिकली हमें देखना है कि जब भी डिक्रीज हो रहा है, जब भी नया मिनिमम आ रहा है, हमें तब ये क्वेरी लगानी है। तो ये तो मैक्स टू मैक्स 30 बार, 30 बार चेंज होगा, बेसिकली 30 बार ही डिक्रीज होगा। तो हमें जो क्वेरी है वो 30 बार ही लगानी है। तो 30 बार लगानी है मतलब हम पूरे अरे में 30 बार, 30 टाइम्स ये क्वेरी लगा सकते हैं। तो हम सीधा ब्रूट फोर्स जो है ब्रूट फोर्स तरीका लगा सकते हैं 30 टाइम्स, और 30 इंटू ओ ऑफ एन में हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी क्वेरी का सिग्निफिकेंस है। बाकी क्वेरीज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। मतलब वही है कि वही एक बार टू आ गया तो इससे बड़े नंबर का कोई फायदा ही नहीं है। बस ये ऑब्जर्वेशन लगानी थी। तो तो ये सिंपल ही था ये क्वेश्चन, इसमें ब्रूट फोर्स लगाना था एंड हो जाएगा। लाइक मैं एग्जांपल भी एक कर ले, एग्जांपल चलो हमने कर ही लिया है, मतलब इसी तरह से होना है, तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम सी पर आ जाते हैं। सर तो इसमें कोड दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, मैं कोड दिखा देता हूँ पिछले क्वेश्चन का। ये बी प्रॉब्लम का कोड है। तो बी प्रॉब्लम पे मैंने सिंपली ये किया, ये इनिशियली एफ है मेरा, बेसिकली अभी तक का मिनिमम, तो मैंने वो 31 लिया इनिशियली। अगर आर एफ से कम होता है तो मैं एफ को आर के इक्वल बना दूंगा, और बस ब्रूट फोर्स कर दूंगा कि जो जो ए ऑफ जे लाइक टू पावर्ड बाय एफ से डिविजिबल थे, ये इसका मतलब होता है टू पावर्ड बाय एफ। तो टू पावर्ड बाय एफ से डिविजिबल थे उनमें मैं ऐड कर दूंगा टू पावर्ड बाय एफ माइनस वन। तो मेरा कोड बहुत ही छोटा है। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोड समझ आ गया ना? यस सर। अब मैं सी प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। तो वो है called Milo is playing a new game in this game. There are n hordes of monster and I horde, तो ऐसे लाइक बेसिकली n सेट्स ऑफ मॉन्स्टर मान लो। तो ईच सेट में कुछ नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स है, ठीक है। अब मेरे पास दो टाइप ऑफ अटैक्स है और एक कॉम्बो काउंटर करके है। मेरा जो एक्स है वो इनिशियली जीरो पे सेट है। अब एक फर्स्ट टाइप ऑफ अटैक में क्या होगा, मैं एक नंबर चूज करूंगा 1 से n में, सो दैट उसमें एटलीस्ट एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर जिंदा हो। तो मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा, और वो मॉन्स्टर मारने के बाद मेरा जो एक्स है वो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या केस है, दूसरे केस में ये होगा कि जो मेरा मैं कोई भी 1 to n में फिर से कोई ना कोई सेट चूज कर सकता हूँ, और उसमें से जिसमें एटलीस्ट एक्स मॉन्स्टर बचे हुए हैं। तो मैं एक्स मतलब जो काउंटर है, तो एटलीस्ट एक्स मॉन्स्टर बचे होने चाहिए, और मैं उस सेट में से एक्स मॉन्स्टर को मार दूंगा एक बार में। तो बेसिकली ये दो टाइप के अटैक है। तो मुझे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने अटैक्स में मैं सारे मॉन्स्टर्स मार सकता हूँ। तो लेट्स सी कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो मैं पहले एग्जांपल से ही थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो जैसे ये था 1,3,1,1, ठीक है। तो याद देखो, मेरे पास एक पहले इनिशियली एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो मैं कोई एक सेट उठा सकता हूँ, मान लो मैंने ये सेट उठाया, इसमें एक मॉन्स्टर मार दिया। तो मेरा एक अटैक में मैंने एक मॉन्स्टर मार दिया और एक्स इक्वल टू वन हो गया। तो ये मर गया। अब ये वाला सेट ही खत्म हो गया है ना। अब दूसरा दूसरा अब मुझे कोई और मॉन्स्टर मारना है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया और इसमें से एक मॉन्स्टर मार दिया, तो मेरा एक्स इक्वल टू टू हो गया। अभी दो अटैक हो चुके हैं मेरे। अब तीसरा अटैक अब मैंने मान लो कि मैंने ये एक्स वाला जो मेरा कॉम्बो अटैक था,
वो मैंने यूज कर लिया, और इसमें मैं यही सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा एक्स इक्वल टू 2 है ना, तो यही सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया और इसमें से जो भी मॉन्स्टर थे वो मार दिए, 2 मॉन्स्टर मार दिए। तो क्या होगा, इसके जो मॉन्स्टर रह जाएंगे वो 1 रह जाएंगे, 2 मर गए। तो मेरे 3 अटैक हो चुके हैं, राइट। अब मेरा एक्स इक्वल टू 0 हो गया वापस। अगर मैंने ये अटैक यूज कर लिया तो मेरा ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, एक इसमें से चूज करूंगा और इस मॉन्स्टर को मार दूंगा, मान लो। तो 4 अटैक हो गए, और एक और बचा है, इसमें भी एक अटैक लग जाएगा, तो 5 अटैक हो गए। बट क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ अटैक्स है? अगर नहीं है तो मैं क्या बेटर अप्रोच लगा सकता था जिससे मेरे मिनिमम नंबर ऑफ अटैक्स आते? ठीक है, देखें। तो इसमें देखो आंसर 4 है, तो 4 अटैक में हो जाएगा। मैंने 5 लगाए, तो 5 तो गलत है। ठीक है, मुझे कोई ऑप्टिमल वे सोचना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना होगा, है ना। तो एक तो देखो, जितने भी देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, जितने भी मैं मॉन्स्टर मार रहा हूँ, खुद से मार रहा हूँ, जिन पे पहला वाला अटैक यूज कर रहा हूँ, उससे मेरा कॉम्बो पावर बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा कॉम्बो पावर यूज किया जाए उतना बेटर है, राइट, है ना। जितना ज्यादा कॉम्बो पावर यूज किया जाए उतना बेटर है। तो मान लो लेट सपोज मैं एक्स नंबर ऑफ सॉरी कोई अदर वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो मैं जेड नंबर ऑफ मॉन्स्टर खुद से मारता हूँ, और बाकी के मॉन्स्टर खुद अपने आप मर जाते हैं। तो जेड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है जो खुद से मारने हैं? मतलब मिनिमम, सॉरी, जेड मिनिमम क्या होगा जो खुद से मारने हैं? तो एक्चुअली अगर मान लो टोटल जो सम था, सम ऑफ मॉन्स्टर अक्रॉस ऑन ऑल द सेट्स, मान लो एस था। तो सील ऑफ एस बाय टू जो भी है, मान लो कुछ सील ऑफ एस बाय टू है, तो उतने मॉन्स्टर्स तो मेरे को एटलीस्ट खुद से मारने ही पड़ेंगे ना। क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर मैं मारता हूँ ना, जितने मॉन्स्टर मैं खुद से मारता हूँ, उतने ही मॉन्स्टर मेरी वो जो कॉम्बो पावर है उससे मर सकते हैं। तो जो अगर मान लो मैंने सील ऑफ एस बाय टू मारे, तो ही उसी केस में बाकी के जो बचे हुए मॉन्स्टर है वो खुद से मर सकते हैं। मतलब खुद से का मतलब ये है कि कॉम्बो पावर से मर सकते हैं। तो खुद से मरने का मतलब ये है। एक्चुअली मैं मिनिमाइज करने की क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज, जो मॉन्स्टर मैं खुद से मार रहा हूँ उनमें एक अटैक पावर लग रही है, और वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है ना अटैक पावर। तो जो खुद से मार रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा अटैक पावर लग रही है, बेसिकली एक अटैक पावर हर बार में लग रही है। तो मिनिमाइज करना, तो मिनिमम मॉन्स्टर मैं खुद से मारूं और कॉम्बो पावर से मारूं, ज्यादातर मॉन्स्टर कॉम्बो पावर से मारूं, तो ऐसा होगा कि लाइक अगर मेरी कॉम्बो पावर ज्यादा यूज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अटैक्स कम यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली मान लो मैंने सील ऑफ एस बाय टू मॉन्स्टर्स खुद से मारे, और जो बचे मॉन्स्टर्स हैं वो कॉम्बो पावर से मारे। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कॉम्बो पावर जो है, लाइक अब ये भी देखना है ना, द थिंग इज, कॉम्बो पावर एक बार में एक ही हर्ड को मार सकती है। हर्ड मतलब एक ही सेट में मार सकती है, ऐसा ऐसा नहीं है ना, क्रॉस द सेट मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर उठाए और कॉम्बो पावर से मार दिए। तो मुझे वो नंबर ऑफ सेट भी तो मिनिमाइज करना है। द थिंग इज, कॉम्बो पावर तो बढ़ती रहेगी, मैं भी मान लो मॉन्स्टर मारते जाता हूँ बीच बीच में। पर एक जो मेन प्रॉब्लम ये थी कि सेट के अक्रॉस मैं कॉम्बो पावर एक साथ यूज नहीं कर सकता हूँ, एक एक करके यूज कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने एस बाय टू मॉन्स्टर खुद से मार लिए, मेरी कॉम्बो पावर हो गई लाइक फ्लोर ऑफ एस बाय टू हो जाएगी, राइट। बट इतनी सारी कॉम्बो पावर का मैं करूंगा क्या? अगर तो एक ही सेट बचे तो बहुत सही है, लेकिन अगर ज्यादा सेट बचे तो इतनी कॉम्बो पावर का फायदा नहीं, क्योंकि वो 0 होने वाली है। तो द थिंग इज, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब देखो, फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कॉम्बो पावर इतनी हुई कि मैं किसी सेट को मार सकता हूँ, मैं उसी टाइम उसको 0 कर लूँ। मैं मतलब बीच बीच में, मतलब ऑर्डर डजेंट मैटर, राइट। मैं किसी भी ऑर्डर में कॉम्बो पावर को यूज करूँ ना करूँ, फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने उतने मॉन्स्टर मारे हैं तो उतनी बार कॉम्बो पावर यूज होनी चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेट कितने बचे हैं। अब ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कम से कम सेट बचे हो। तो मैं जो एस बाय टू, जो मैंने सील ऑफ एस बाय टू मॉन्स्टर जो खुद से मारने का सोचा है ना, वो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा सेट्स में मरे वो। तो इसका मतलब वो कब होगा, जब मैं सॉर्ट कर लूंगा अरे को। तो मैं जो अरे है उसको मैं सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट करने के बाद जहां पर मेरा सील ऑफ एस बाय टू खत्म हो रहा है ना, मैं सम लेता रहूंगा। जहां सील एस बाय टू हो गया, उस सेट से लेकर लास्ट सेट तक मैं जो भी अटैक्स थे वो ऐड हो जाएंगे।
और अगर करंट सेट पे और मॉन्स्टर बचे हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे। मैं एक बार आपको एल्गोरिथम दिखा देता हूँ अपना। तो मेरा एल्गोरिदम सिंपल, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने सम लिया और सॉर्ट किया, ठीक है। अब एल एल के इक्वल टू जीरो जो मेरा है वो है करंट सम, अभी तक क्या सम है। तो मैंने ये देखा, मुझे द थिंग इज मैं मिनिमम जो भी मैं खुद से कितने मॉन्स्टर मार रहा हूँ वो देख रहा हूँ। तो के प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई करता गया। जब तक ये सील से ज्यादा नहीं है तब तक मैं ऐड करता गया, और जैसे ये सील से ज्यादा हुआ मैंने ब्रेक कर दिया। और जे बताता है कि कितने सेट अभी तक हो चुके हैं। तो अगर मान लो जे सेट हो चुके हैं तो एन माइनस जे सेट बचे हैं मेरे। तो अगर एन माइनस जे सेट मेरे बचे हुए हैं ना, तो उतने सेट्स को बेसिकली जो मेरी कॉम्बो पावर है वो उतने सेट्स को अलग से मार देगी बीच बीच में। तो मैं अगर एग्जांपल्स भी लूँ ना, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे थ्री, ये वाला 3 2 1 5 2 4। तो जैसे ये रहता, ठीक है। अब मैं इसको एक बार सॉर्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो मैंने पहला देखो अभी इसका सम क्या है, 9 12 14 15 16। तो 16 इसका सम है और 16/2 8 है। तो मुझे 8 मॉन्स्टर मारने हैं बेसिकली खुद से। तो ये मैंने खुद से मार दिया, दो मैंने खुद से मार दिया, दो मैंने खुद से मार दिया, 5 हो गया। और ये तीन और मैंने खुद से मार दिया तो 8 हो गए। सॉरी, 8 हुए क्या, एक मिनट, 4 5 8, एक्चुअली 17 था इसका सम। तो मुझे 9 मॉन्स्टर खुद से मारने हैं, 9 मॉन्स्टर। तो 8 मार दिए। अभी मुझे एक और मारना पड़े, बेसिकली द थिंग इज अभी मैं कॉम्बो पावर का देख ही नहीं रहा हूँ क्या है। तो मैंने एक मॉन्स्टर और मारा यहाँ पर, एक और मारा यहाँ पर, और तीन बचे, तीन यहाँ बचे, पांच यहाँ बचे। और ये कॉम्बो पावर से मरना चाहिए। अभी देखो इसके बाद मेरी कॉम्बो पावर टोटल 9 हो जाएगी, बट मुझे ये कॉम्बो पावर बीच में यूज करनी है। तो जैसे मैंने एक मारा, दो मारा, तीन मारा, द थिंग इज इस इसमें सारे मॉन्स्टर मारने के लिए मुझे कॉम्बो पावर कितनी चाहिए, 5, राइट। वैसे तो मैं तो एक कॉम्बो पावर एक एक करके भी तो यूज कर सकता हूँ। जैसे एक मारा तो मेरी कॉम्बो पावर एक हो गई, तो मैंने एक इधर से मार दिया मॉन्स्टर। तो बट एक्चुअली मुझे मिनिमाइज करना है। तो मैं मैक्सिमाइज वो कॉम्बो पावर 5 लाने का ट्राई करूंगा, 1 2 2। तो जब मैंने 5 मॉन्स्टर मारे तो मेरी कॉम्बो पावर हो गई 5, ठीक है। मैंने 5 मॉन्स्टर मारे, मेरी कॉम्बो पावर 5 हो गई। तो मैंने ये पूरा उड़ा दिया अपने आप से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 मॉन्स्टर मारे, ठीक है। तो मेरी कॉम्बो पावर 3, यहाँ पर 5 मैंने जब यूज किया तब 0 हो गई, ठीक है। अब कॉम्बो पावर, मैंने 3 मॉन्स्टर मारे तो 3 हो गए। अब मैंने एक और मारा तो मेरी कॉम्बो पावर 4 हो गई। तो मतलब 4 का फायदा नहीं था, तो मेरी जब यहाँ पर 3 हो गई थी तो मैं ये बचे हुए 3 मॉन्स्टर यहाँ पर मार दूंगा, और एंड में मैं एक और एक्स्ट्रा मार दूंगा। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। जैसे ही ये लास्ट वाले के इक्वल हो जाते हैं मैं वो सारे मॉन्स्टर मार, मतलब मैं पीछे से कॉम्बो पावर से मारूंगा और स्टार्टिंग से खुद से मारूंगा। तो बहुत ही सिंपली इसका आंसर आ जाता है। तो ये वही था इसका एल्गोरिदम जो मैंने आपको दिखाया था। तो किसी को कोई डाउट हो या दोबारा कोड देखना हो तो बता दो, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द डी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्चुअली लॉग टू ऑफ एक्स है। बेसिकली एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, लॉग टू ऑफ एक्स है। तो मैं क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही समझा देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग टू ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स ऑफ एक्स। तो बेसिकली लॉग टू ऑफ एक्स जो है ना, उससे अगर मैं एक्स का बेस लूँ तो वो जी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। एक मिनट, प्रॉब्लम सी का रेटिंग पूछ रहे हो, अच्छा। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी ऐड से 1300 1400 मान सकते हो थोड़ा। तो ठीक है,
इस पे आ गए हम। तो मुझे क्या करना है, एक L2R रेंज दे रखी है। तो इसमें मुझे सबके लिए जी ऑफ एक्स का सम निकालना है। अब L2R जो है उसके कंस्ट्रेंट्स देख लो, 10⁻18 तक हो सकते हैं सब, दोनों L और R। और ये 10⁻5 क्वेरीज है, तो मुझे एक किसी कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम या लाइक लॉगरिदमिक टाइम एल्गोरिदम में करना होगा ये, क्योंकि इसमें 10⁻5 क्वेरीज है। तो हर बार मुझे कुछ ना ये क्विकली निकालना होगा। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे ये सोचना है। ठीक है, एक तो देखो log2 of x वाली कैटेगरी हम बेसिकली एफ ऑफ एक्स, जिन जिनका एफ ऑफ एक्स सेम है ना, हम उन उस में डिवाइड कर देते हैं। चलो एल कॉमा आर को देखो, एल कॉमा आर जो है ना वो 4 से 10⁻18 तक है, राइट। ये इसकी रेंज है। अ, ठीक है, ये इसकी रेंज है 4 से लेकर 10⁻18 तक। अब लॉ ये एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2, 3 से लेकर 60 तक है मेरे ख्याल से, 60 मान लो टू बी सेफ। तो 2 पावर्ड बाय 60 तक है। तो बेसिकली जो ये रेंजेस है ना, ये 60 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। मैं हर पार्ट के लिए ना अलग से आंसर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए आंसर सिंपल करेगा। ठीक है, अब मान लो जिन जिन का एफ एक्स 2, 3 से लेकर 60 तक है, सिर्फ मुझे उन उनके लिए लॉग ऑफ मान लो, हाँ, लॉग ऑफ दिस निकालना है। तो द थिंग इज, क्योंकि 4 से शुरू था, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो 2 आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि लॉग ऑफ एक्स जहाँ पर बेस एफ एक्स है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। मान लो कोई रेंज है 2 पावर्ड बाय x और 2 पावर्ड बाय x+1, इसी इस टाइप की रेंजेस होंगी। ये क्लोज, स्टार्टिंग से क्लोज है और एंड से ओपन है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इनका लॉग जो है वो x होगा, इस रेंज का लॉग है x। ठीक है, अब L कॉमा आर का हम थोड़ा ना, मतलब बेसिकली हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। अगर L इससे बड़ा हुआ तो मैं यहाँ पर L रख दूंगा, और R इससे छोटा हुआ तो मैं यहाँ पर R रख दूंगा। वो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे बाद में। तो रेंज इस टाइप की होगी, 2 पावर्ड बाय x और 2 पावर्ड बाय x+1, इस टाइप की होगी, राइट। ठीक है, हमने ये निकाल लिया कि इन सब का जो लॉग है, जो एफ ऑफ एक्स है वो x है। तो हमें इन सब का जो है, जो जी ऑफ एक्स है वो होगा लॉग ऑफ एक्स कॉमा एक्स, बेसिकली एक्स कॉमा, सॉरी माय बैड, ये मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये देखना है ये चीज कैसे वेरी कर रही है इस पूरी रेंज में। तो द थिंग इज, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो ये रेंज है, जैसे मान लो जो ये रेंज है ये बेसिकली 2 के मल्टीपल में थी, राइट, जो रेंज है। तो द थिंग इज, अगर मुझे ये लॉग ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर वाई बेस एक्स अगर चेंज होना है, तो उसको चेंज होने के लिए इंटू 3 बेसिकली, अगर सॉरी मान लो ये नंबर वाई है, तो अगर ये लॉग बढ़ता किसी नंबर के लिए, मान लो किसी नंबर जेड के लिए बढ़ता, तो जेड इंटू वाई पे जाके ये लॉग बढ़ता, राइट, जेड इंटू वाई, और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसे यार मैं कोई ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो बहुत बड़ी रेंज है 32 से 63। अब द थिंग इज, मेरा ये क्लेम है कि ना ये जो जी ऑफ एक्स है वो मैक्स टू मैक्स एक बार चेंज होगा इस पूरी रेंज में, बिकॉज द थिंग इज, अगर आप देखोगे तो लॉग एक ही बार इसलिए कब चेंज होगा, वो भी तब चेंज होगा जब उसकी कोई पावर है, किसी नंबर जो एफ ऑफ एक्स की वो कोई पावर इस रेंज में है। तो ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मैक्स टू मैक्स एक ही पावर आएगी बेसिकली। जैसे मान लो अगर 2 है, 2 की तो एक ही पावर आएगी, राइट। जो 3 है, 3 की भी एक ही पावर आएगी ना। 3 की एक से ज्यादा पावर आ नहीं सकती है, क्योंकि मान लो अगर 3 की एक से ज्यादा पावर आती, मतलब ये जो नंबर आया है, मान लो ये 3 होता, तो 3 की अगर एक से ज्यादा पावर आती तो इसका मतलब क्या होता, उसमें अगर आर लाई कर रहा है तो 3 इंटू आर भी लाई कर रहा होगा, राइट। बट अगर आप इसमें देखोगे, जो मैक्सिमम रेंज है वो 2 इंटू L-1 तक है। तो आर 2 इंटू R-1 से बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता, मिनिमम नंबर आर है, तो 2 इंटू R-1 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो कोई भी नंबर वाई है ना, तो 2 इंटू आर भी नहीं हो सकता है ना। तो कभी भी दो दो ऐसे नंबर आ ही नहीं सकते हैं जिनकी पावर सेम हो, राइट।
तो इसका मतलब ये तो मैक्स टू मैक्स एक ही बार चेंज होगा ना ये। जो लॉग है मेरा, जो जी ऑफ एक्स है, वो मैक्स टू मैक्स एक बार चेंज होगा। तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है जहां पर चेंज होगा। एक्चुअली बहुत इजी है वो फाइंड करना। अगर मेरा जो बेस है, एफ ऑफ एक्स जो भी आया मेरा एफ ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया है, ठीक है, जो कि एक्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स की पावर मतलब एक्स इंटू एक्स करता रहूंगा, एक्स की मैं देखूंगा कौन सी पावर इस रेंज में लाई कर रही है। तो वो एक ही मैक्स टू मैक्स एक पावर होगी जो इस रेंज में लाई करेगी। तो मान लो मुझे थ्री की पावर देखनी होती है इस रेंज में कौन सी लाई कर रही है। तो द थिंग इज थ्री की कोई भी पावर लाई नहीं कर रही है इस रेंज में, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं कोई बड़ी रेंज ले लेता हूँ, मान लो 64 से 127 वाली रेंज ले लेता हूँ, इसमें लाई करेगी थ्री की पावर। तो थ्री की पावर 81 है। तो मैं क्या करता, मैं सिंपली क्या करता, 64 से 80 तक, मान लो ये थ्री की पावर फोर है ना, तो 64 से 80 तक मैं थ्री मल्टीप्लाई करता, सॉरी, एक मिनट। तो 64 से 80 वाली रेंज के लिए मैं थ्री मल्टीप्लाई करता, और 81 से 127 तक मैं फोर मल्टीप्लाई करता। तो बहुत सिंपल है, इसमें बस थोड़े केसेस बनाने पड़ते हैं। तो मैं ना आपको एक बार अपना कोड दिखा देता हूँ, इससे और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा आपको। तो मैंने क्या किया है, हाँ, एक तो मॉड्यूलस लेना जरूरी था कि मॉड्यूलस में ही आंसर देना है। तो मैंने पहले तो पी ले लिया। बेसिकली पी मैंने क्यों लिया, पी बेसिकली मैं अपर रेंज, अपर लिमिट डिफाइन कर रहा हूँ, अपर रेंज। तो एज लॉन्ग एज पी माइनस वन इज लेस देन एल, मैं पी इंटू इक्वल टू टू कर रहा हूँ, और जो सी है मेरा वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बता रहा है। तो ठीक है। अब ये आर वन आर टू मेरी रेंज है बेसिकली। जो एल कॉमा आर है ना, उसमें से क्या रेंज है। तो जैसे मेरा पी अपर अपर रेंज थी, जैसे मेरा पी अगर मान लो 8 होता, तो ये द थिंग इज आर वन और आर टू क्या होते हैं, फोर से लेकर सेवन तक। तो ये मेरी रेंज है आर आर वन से आर टू तक। अब मैंने मैक्स ऑफ एल क्यों लिया, क्योंकि एल तो लाइक एल से तो बड़ा ही होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने एल और आर को ऐसे थोड़ा इंक्लूड कर लिया इसमें। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा एफ है वो आर वन के इक्वल है, यानी कि जो रेंज का लोअर नंबर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जो मेरा वो कहते हैं सी है, दस मेरा सी है कि इसका लॉग क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है वो मेरा सी बता रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको बेसिकली मैंने देख लिया कितनी मतलब मैंने सी से लॉग देख लिया है। जो लोअर नंबर है ना उसका सी से लॉग देख लिया। तो मैंने जो एक्स है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी बार बार, ताकि मुझे वो पावर मिल जाए जो उस रेंज के बीच में लाए कर सकती है। और द थिंग इज मैंने उस रेंज में जो लाए करने वाली पावर है उससे जस्ट एक पावर नीचे लिया है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि द थिंग इज मैं एफ से जस्ट बड़ी पावर ले रहा हूँ, लाइक द पावर ऑफ सी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। द थिंग इज वो लाइक एक्सीड कर सकती है, लाइक सॉरी, ओवरफ्लो कर सकती है। दैट्स वाई मैंने एक पावर कम ले ली ताकि ओवरफ्लो ना करे, ताकि मैं डायरेक्टली चेक कर लूँ अगर वो आर बाय आर आर टू बाय सी से कम है, यानी कि जो अपर लिमिट है, अपर, अगर वो अपर लिमिट बाय सी से लाइक कम है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सी से, मतलब वो रेंज के अंदर आई है। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो रेंज के बाहर है, इसलिए मैं जो वो पावर है उसको आर टू प्लस वन के इक्वल कर दूंगा। और मैं सिंपली जो जी है मेरा वो बताता है कि लॉग क्या है, बेसिकली मतलब बेसिकली जी ऑफ एक्स क्या है। तो मैं बस जो एक्स है वो बेसिकली रेंज के अंदर लाई करता है अगर, तो मिनिमम ऑफ आर टू कमा एक्स माइनस वन माइनस आर वन प्लस वन बेसिकली इस रेंज के लिए जी होगा, और जो आगे वाली रेंज होगी उसके लिए जी प्लस वन होगा। तो ऐसे मैंने सबके लिए निकाले, तो ये बहुत ही छोटा सा कोड है डी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो लाइक आई एम डन विद द डी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं एफ प्रॉब्लम पर। काफी लोगों ने कर लिया यार एफ प्रॉब्लम, नाइस। तो इसमें क्या है, इसमें एक रूटी ट्री दे रखा है, ठीक है। अब इनिशियली एक वर्टेक्स दे रखा है, इसमें दो टाइप की क्वेरीज है। एक क्वेरी है कि मैं चाइल्ड ऐड कर रहा हूँ साइज प्लस वन नंबर का, बेसिकली नोड नंबर है बेसिकली ये, एस जेड प्लस वन, ठीक है। तो अभी तक जो भी ट्री का साइज था, मतलब बेसिकली अभी तक जितने भी नोड्स हैं उसके नेक्स्ट नंबर ऑफ नंबर वाली नोड अभी मैं ऐड करने वाला हूँ
वर्टेक्स वी पर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी है। और हर नोड पे एक वैल्यू होगी, बेसिकली वैल्यू मतलब ए ऑफ आई मान लो, तो वो इनिशियली जीरो है। और जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी है उसमें क्या है, हम एक्स ऐड कर रहे हैं सारे वर्टिसेस इन द सब ट्री ऑफ वी। तो ठीक है, क्या क्वेरीज हो रही है, सिंपली दो टाइप की क्वेरीज है बस। तो इनिशियली मान लो एक ऐसा था, तो इनिशियली जीरो है इसकी वैल्यू। तो अब मान लो इसमें मैंने इंस्ट्रक्शन है कि टू वाली नोड ऐड करनी है। फिर एक इंस्ट्रक्शन आता है कि इस पूरे सब ट्री में मैं लाइक वन वाले सब ट्री में मैं टू ऐड कर दूंगा, टू और टू इन दोनों की वैल्यू टू हो गई। अब मान लो मुझे बोला एक और वर्टेक्स ऐड करना है थ्री, वन पे। और अब फिर से आया कि मुझे इस वन वाले सब ट्री में सब में फाइव ऐड करना है, तो प्लस फाइव, फाइव। तो मुझे एंड में सारे नोट्स पे जो भी वैल्यू है एंड में वो बतानी है। अब द थिंग इज, प्रॉब्लम यही है कि देखो हम डीएफएस से इजीली कर सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ नोट बाद में आ रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ नोट्स बाद में आ रही है, तो उनमें वो ऐड नहीं होगा। तो क्या मैं, द थिंग इज, अब मैं क्या 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 कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ना ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। द थिंग इज, ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सेगमेंटरी से हो जाएगा अगर मैं ना हर नोड को टाइम दे दूँ कि किस टाइम पे आई है। और टाइम मैं क्वेरी से डिफाइन कर सकता हूँ कि क्वेरी नंबर क्या है, तो उससे मैं टाइम डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं हर नोड को टाइम दे दूंगा कि ये इस टाइम पे आई है, और हर क्वेरी किस टाइम पे हो रही है ये भी कर दूँ, ठीक है, ये भी लिख दूंगा। तो मैं एक डीएफएस लगा दूंगा, ठीक है। अब जिस नोड पे आए ना उस नोड पे जो जो क्वेरीज ये वाली है, सम वाली, तो मैं उन नोड्स के लिए क्या करूंगा, जिस टाइम पे वो क्वेरी आई वहां से लेकर एंड तक मैं वो सब में बेसिकली, सॉरी वहां से लेकर एंड तक नहीं, सॉरी, जिस टाइम पे आई उस टाइम, उस बेसिकली टाइम स्लॉट पर सेगमेंट ट्री में मैं ऐड कर दूंगा उतना नंबर। और अगर मुझे मान लो ठीक है, अगर मुझे मान लो सेकेंड नोड के लिए देखना होता, तो द थिंग इज, नोड नंबर वन और नोड नंबर टू सेगमेंट ट्री में एडेड है डीएफएस से, ठीक है। और अगर नोड नंबर टू का टाइम एक्स है, तो मैं सेगमेंट ट्री में एक्स से लेकर लास्ट जो भी टाइम था, मान लो क्यू है, एक्स से लेकर क्यू तक रेंज में जो भी सम है ना वो डाल दूंगा। क्योंकि अगर इस टाइम से पहले वाली जो भी क्वेरीज होंगी ना उससे फर्क नहीं पड़ता, जो क्वेरीज इस टाइम से इस टाइम तक है उससे फर्क पड़ता है। और मैं क्योंकि मैं डीएफएस लगा रहा हूँ, तो जो भी उसके पेरेंट्स है ना, उसी उन्हीं की क्वेरीज एडेड है, बेसिकली जो सेगमेंट्री है ना उसके पेरेंट्स ही एडेड है सेगमेंट्री में। तो ये बहुत ही सिंपली हो जाएगा सेगमेंट्री से, क्योंकि सेगमेंट्री में मैं अपडेट हर पेरेंट, हर मतलब डीएफएस में क्या होता है, स्टैक होता है ना, तो जो भी इसके पेरेंट्स होंगे वो सारे सेगमेंट्री में अपडेटेड होंगे, और जो बाकी नोड्स है वो अपडेटेड नहीं होंगी। तो क्या करूंगा मैं डीएफएस में, क्या करूंगा डीएफएस, ठीक है, डीएफएस फंक्शन है मान लो, तो मैं डीएफएस में एक अपडेट लगा दूंगा। और उसके बाद मैं कॉल करूंगा उसके चिल्ड्रन को, कॉल चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर से अपडेट, अपडेट में इस बार मैं नेगेटिव कर दूंगा वो सम। मान लो मैंने सम ऐड किया था, वो नेगेटिव कर दूंगा। एक बार कोड दिखा देता हूँ तो ज्यादा सिंपल लगेगा, इसमें एग्जांपल समझाने की जरूरत नहीं है, ये काफी जनरलाइज मेथड है इसको करने का, आप एक बार ट्राई कर लेना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये तो सेगमेंट्री का कोड है, देखो सबका अपना अपना होता है, तो ये तो बेसिक सेगमेंट्री का कोड है, लेजी प्रोपोगेशन से। तो इसको तो नहीं दिखाया, डीएफएस दिखा दे, और डीएफएस मेरा बहुत छोटा सा है। क्या किया है मैंने, अपडेट किया, अपडेट में क्या है, अपडेट में मैंने कहाँ से कहाँ किया है। तो मेरा जो यू डॉट फर्स्ट बेसिकली मेरा नोड क्वेरी का टाइम है। तो क्वेरी किस टाइम पे ऐड हुई थी वो, तो मेरी जो टाइम स्टार्ट और टाइम एंड बेसिकली सेम ही है, तो उसी नोड पे ऐड कर रहा हूँ। और यू डॉट सेकेंड में बेसिकली कितना सम ऐड कर रहा हूँ, तो ये अपडेट में ये है। और जब मेरा पूरा डीएफएस खत्म हो जाएगा तो मैं वापस अपडेट नेगेटिव सम से कर दूंगा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव सम से अपडेट कर दूंगा। और इस इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो मैं मेरा जो करंट नोड की जो वैल्यू है वो बेसिकली, द थिंग इज, अगर मैं अभी यहाँ तक पहुंच चुका हूँ तो बेसिकली उसके सारे पेरेंट अपडेट हो चुके हैं सेगमेंट्री में। तो मैं जो भी ये टी आई बेसिकली टाइम है करंट नोड का, तो इस टाइम से लेकर एंड तक क्यू मेरा लास्ट टाइम है। तो टी आई से लेकर एंड तक जितने भी सारी क्वेरीज थी वो मैं आंसर ऑफ आई में ऐड कर दूंगा। और बेसिकली यहाँ पर मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा चिल्ड्रन पे। तो नीचे भी कुछ नहीं था, मैंने क्वेरीज ही ऐड किए हैं, मतलब
इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मेरा तो यही था कि मैंने जो क्वेरी वाला था, इस क्वेरी वाला क्यू यू में ऐड कर दिया हर नोड के लिए पेयर फॉर्म में। पेयर फॉर्म में टाइम कमा सम, और ये टी आई बेसिकली टाइम डिनोट करता है हर नोड के लिए। और मैंने टू बी से नंबर ऑफ नोड्स Q+2 ले ली, मतलब Q+2 मैंने लाइक साइज ले लिया अरे का, तो Q+1 मैक्स टू मैक्स नोड्स हो सकते हैं। और बहुत सिंपली मैंने कर दिया है, मतलब ज्यादा हमें बड़ा ये ढुकलाम डिस्कशन कोड फोर्स। चलो ठीक है, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलो अगर आई गेस किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर बाय बाय, लेट्स एंड दिस मीटिंग। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, बाय।